हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गणेश चौहान, सीनियर बॉटनी फैकल्टी CLC सीकर। हम लोगों ने अभी पहला लेक्चर स्टडी किया है जिसमें हमने आपको जस्ट सेल के एक इंट्रोडक्टरी पार्ट को एक्सप्लेन किया है। अब हम कुछ और इससे आगे सेल से रिलेटेड स्टडी करते हैं। जैसे अभी हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट बनती है कि आखिर एक सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंस होते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं, उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है। इससे रिलेटेड भी अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये टेबल हमारे लिए बहुत काम का है। ठीक है, कहने का मतलब हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी। अब इसमें हमारी पहली हेडिंग होगी प्लांट सेल। प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंस, तो हम उस हिसाब से इसकी स्टडी करते हैं। तो प्लांट जो सेल है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक है साइटोप्लाज्म और एक है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। या सबसे पहले हम बात करें प्रोटोप्लास्ट। क्या? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है अगर एक प्लांट सेल को बाहरी आवरण हटा दिया जाए। ये प्रोटोप्लास्ट शब्द अपने 12th की NCERT में, जहाँ पर हाइब्रिड एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स की बात करी गई है, वहाँ पर स्टडी किया गया। तो प्रोटोप्लास्ट पर अच्छा क्वेश्चन भी आ रहा है। तो प्रोटोप्लास्ट कहीं ना कहीं जीवित द्रव्य है। कैसा है ये? जीवित द्रव्य। ऐसे अच्छा, एक प्लांट सेल में अगर जीवित जो उपापचय क्रियाएं हैं वो इसी में पाई जाएंगी। अब जो इसका नॉन लिविंग पार्ट है वो है सेल वॉल। सेल वॉल कैसा है? नॉन लिविंग। ये सेल वॉल नॉन लिविंग पार्ट हो गया। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे फिर से दो कंपोनेंट, एक है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, है ना। तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो हम देखें यहाँ है साइटोप्लाज्म। फर्स्ट इसका पार्ट हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट का, और दूसरा पार्ट हो जाएगा क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से मतलब क्या है? केंद्रक। अब साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लास्ट के दो पार्ट हो गए, एक है साइटोप्लाज्म और एक है न्यूक्लियस, केंद्रक। न्यूक्लियस है ना, ऐसे न्यूक्लियस। अब इसके चार पार्ट होते हैं। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके, इसे हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली। अच्छा, दूसरा पार्ट इसका क्या हो गया? इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव्य। क्या? इसे हम कहेंगे केंद्रक द्रव्य। ये इसका दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट है इसमें न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का मतलब क्या हुआ? केंद्रिका। एक बार PMT में क्वेश्चन बन चुका है कि केंद्रक में वो कौन सी संरचना है जिस पर झिल्ली नहीं, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लेस है, विदाउट मेम्ब्रेनस। तो हम यहाँ कह सकते हैं विदाउट मेम्ब्रेनस। ये विदाउट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब इसमें चौथा जो कंपोनेंट है वो है क्या? क्रोमैटिन।
क्रोमेटिन का मतलब यूक्रोमेटिन, हाइड्रोक्रोमेटिन है ना, यूक्रोमेटिन मटेरियल, इसी में पाया जाता है डीएनए, आरएनए आदि मटेरियल। तो ये केंद्रक के पार्ट हो गए। अब साइटोप्लाज्म के जो पार्ट्स हैं वो कैसे समझें। साइटोप्लाज्म के जो पार्ट्स हैं उन पर बात की जाए तो साइटोप्लाज्म को फिर दो भागों में बांट सकते हैं हम। एक है उपापचय सक्रिय और एक है उपापचय निष्क्रिय कंपोनेंट। तो उपापचय सक्रिय कौन है और उपापचय निष्क्रिय कौन है। अब इसमें हो गया उपापचय सक्रिय घटक। इसका क्या मतलब हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिव। मतलब ये हैं कौन, ये हैं सेल ऑर्गेनेल्स। इनके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कोशिका। और यहाँ पर कौन है, उपापचय निष्क्रिय। उपापचय निष्क्रिय, निष्क्रिय। अगर हम इस कोशिका द्रव्य में देखें तो इसमें दो तरीके के कंपोनेंट नजर आएंगे। एक कोशिकांग है और एक अर्ध ठोस अर्ध तरल कोलॉइडल सब्सटेंस है, जिसके अंतर्गत विभिन्न रिएक्शंस चल रही हैं, विभिन्न मटेरियल प्रेजेंस हैं जो संग्रहित भोज्य पदार्थ के रूप में हो सकते हैं, जो उत्सर्जी भोज्य पदार्थ के रूप में हो सकते हैं, या फिर वो स्त्रावी सब्सटेंस के फॉर्म में हो सकता है। तो उपापचय निष्क्रिय, इसी को हम नाम कुछ देते हैं, जैसे इसी को नाम देते हैं हाइलोप्लाज्म। क्या नाम दें, हाइलोप्लाज्म। इसी को हम नाम देते हैं ग्राउंड प्लाज्म। और ये कोलॉइडल सब्सटेंस है, इसमें डिफरेंट रिजर्व सब्सटेंसेस की प्रेजेंस होती है। अब हम सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो सेल ऑर्गेनेल पर क्या देख सकते हैं हम। सेल ऑर्गेनेल कुछ इस तरीके से, जैसे सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिड। इसे हिंदी में हम लवक नाम देते हैं। क्या, लवक। दूसरा कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब हुआ सूत्र कणिका। ठीक है, ये सूत्र कणिका हो गई। ये दोनों जो होते हैं ना, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये दोनों ही द्विझिल्ली युक्त, या हम हिंदी में कहें द्विझिल्ली युक्त, डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है। अब यहाँ से जो अगली सेगमेंट होगा, अगला स्ट्रक्चर होगा, वो है ER। ER का मतलब हुआ अंतः प्रद्रव्य जालिका। आपको इनसे परिचित होना है, ठीक है, तो अच्छे से लिखें और अच्छे से याद करें। फिर होगा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी मतलब हिंदी में क्या कहोगे, गोल्जी काय। ये है गोल्जी काय। अब इसके बाद में इसमें हम पढ़ते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम भी एक झिल्ली है, इसे कहते हैं लयन जात। ठीक है, लयन जात। फिर है पर ऑक्सीसोम, इसे हिंदी में भी यही कहते हैं। अब है ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है, एक लास्ट और है स्फीरोसोम। ठीक है, ये कौन है, ये सब के सब हैं एक झिल्ली आवृत कोशिका।
कह सकते हो एक झिल्ली आवृत कोशिका। अभी अभी हमारे पहले लेक्चर की बार बार रिक्वायरमेंट बन रही थी कि कौन से कोशिकांगों पर झिल्ली है और कौन से कोशिकांगों पर झिल्ली नहीं है, तो उस रिक्वायरमेंट को ये चीज़ कंप्लीट करती है। अब इसके बाद में 2 सेल ऑर्गेनेल और होते हैं, जानते हो वो कौन से? ये यहाँ तक हैं, ठीक है, याद रखना इसको, ये सेल ऑर्गेनेल यहाँ तक है ना। अब 2 सेल ऑर्गेनेल हैं, कह सकते हैं हम, वो कौन से हैं? वो हैं सेंट्रोसोम, वो है राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। ये कैसे? ये हैं झिल्ली रहित कोशिकांग, ठीक है, झिल्ली रहित कोशिकांग ऐसे। दे डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये झिल्ली रहित हैं। मैंने थोड़ा कलर डिफरेंस करने की कोशिश की है जिससे कि आप आसानी से समझ पाएं। लवक, सूत्रकणिका 2 झिल्ली युक्त, यहाँ से लेकर चलते, कई बार क्वेश्चन बना है, 4 सेल ऑर्गेनेल दे दिए जाते हैं, उसमें से पूछा जाता है किस कोशिकांग पर 1 झिल्ली है, किस कोशिकांग पर 2 झिल्लियाँ हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप यहाँ से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब आप समझ सकते हो कि प्रोकैरियोट में ये 2 झिल्ली युक्त और 1 झिल्ली युक्त कोई भी कोशिकांग प्रोकैरियोट में मौजूद नहीं होगा, लेकिन ये सबके सब मौजूद हो सकते हैं एक प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये बात अलग है कि प्लास्टिड होगा, एनिमल्स में प्लास्टिड नॉर्मली नहीं होता। तो ये चीज़ अब यहाँ पर हम चर्चा करें, यहाँ पर हम डिस्कशन करें। अब ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हो, ये इसमें जो कि उपापचय निष्क्रिय हैं, इनमें हमें 3 तरीके के सब्सटेंस देखने को मिल सकता है। एक है संग्रहित भोज्य पदार्थ। इस संग्रहित भोज्य पदार्थ में क्या क्या होगा? एक होंगे कार्बोहाइड्रेट, क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट ये इसमें प्रेजेंस है, कार्बोहाइड्रेट, है ना। इसके बाद में इसमें आएगा वसा, दूसरा कंपोनेंट। फिर कौन होगा? फिर होंगे प्रोटीन। तो ये हमारी सेल का जो सेल ऑर्गेनेल के अतिरिक्त साइटोप्लाज्म का जो पार्ट है, उसमें ये संग्रहित भोज्य पदार्थ 3 स्वरूप में हो सकते हैं। सबसे मेजॉरिटी में कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में वसा जो भोजन संग्राहक माना जाता है, एनर्जी स्टोरिंग माना जाता है। प्रोटीन नॉर्मली हमारे कोशिका के निर्माण में भाग लेता है, इसलिए प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डर के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात हमारे जो दूसरा इसमें पार्ट होना चाहिए वो है स्त्रावी पदार्थ। कौन है? स्त्रावी पदार्थ मतलब सेक्रेटरी सब्सटेंस। इसमें हम स्टडी करते हैं किसे? इसमें हम पढ़ेंगे हार्मोन्स, क्या? हार्मोन। फिर हम पढ़ेंगे एंजाइम हो सकते हैं। इसमें एक शब्द और आता है, वो है मकरंद। मकरंद समझते हो? एक्चुअली मकरंद का मतलब है जो मधुमक्खी उस पुष्प से एक मीठा सब्सटेंस कलेक्ट करती है और फिर उससे शहद बनाती है, उसे मकरंद कहते हैं। ये स्त्रावी पदार्थ होता है। अब एक सेल के अंदर तीसरे सब्सटेंस हो सकते हैं, वो हैं उत्सर्जी
पदार्थ मतलब सिक्रेटरी सब्सटेंस, एक्सक्रीटरी। उत्सर्जी पदार्थ में आएगा, जैसे ये आगे हमारे बहुत काम आएंगे, रेजिन, रेजिन ब्रैकेट में लिख लेना, पाइनस में मिलता है, पाइनस में खास तौर से आपको याद रखना है। फिर आता है टेनिन, क्या, टेनिन पदार्थ, टेनिन पौधों में होता है, पौधों में रंगीन पदार्थ। इसके बाद में गोंद है, जो सब जानते हो, है ना, रेजिन, टेनिन, गम, ग्लूकोसाइड, एल्कलॉइड्स, ये बड़ा खास है, एल्कलॉइड्स, लॉइड्स, ये एक्चुअली एक प्लांट सेल में ही मिलते हैं। जैसे हम चाय पीते हैं तो उस चाय के अंदर आपका कैफीन या थियन एक एल्कलॉइड मौजूद होता है, उसी की वजह से उसमें जो भी फैक्ट है वो अफेक्ट हमें बॉडी में नज़र आता है। इसके बाद में अफीम में 38 एल्कलॉइड होते हैं, मॉर्फिन है, कोडीन है, थीवेन है, नार्कोटीन है, हेरोइन है, तो ये सब एल्कलॉइड उसमें प्रेजेंस होते हैं। जैसे टबैको है, उसमें निकोटीन होता है। तो डिफरेंट जो प्लांट हैं उसमें एल्कलॉइड होते हैं, उनकी वजह से बहुत सारी मेडिसिन्स भी बनती हैं, कुछ टॉक्सिक भी होते हैं, हार्मफुल, अगर हाई कंसंट्रेशन में लिया जाए तो वो हार्मफुल हो सकते हैं। मतलब प्लांट में सेल के अंदर एल्कलॉइड भी होते हैं, वो अपनी डिफेंस के लिए हो सकते हैं या कुछ खास वजह से हो सकते हैं। गोंद आप जानते हो, टेनिन एक्चुअली जैसे अपन ने देखा हो कभी बबूल को कटे हुए, तो बीच का जो भाग है वो ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है, तो कहा जाता है वो टेनिन की वजह से होता है। और जो कत्था हम खाते हैं वो एक प्लांट होता है अकेशिया कटेचू, जिसे खैर कहते हैं, उसके टेनिन की वजह से ही वो पान में जो लाल रंग आता है। तो टेनिन पौधे का एक उत्सर्जी पदार्थ। रेजिन एक चिपचिपा अर्ध ठोस पदार्थ है, ये कहीं ना कहीं गोंद के जैसे ही है, लेकिन इसकी अधिकता पाइनस में हमें मिलती है। आगे चल के हमें बहुत सारी इस पर स्टडी करनी है। स्त्रावी आप समझ गए होंगे, संग्रहित भोज्य पदार्थ ये हम समझ गए होंगे। ये उपापचय निष्क्रिय है। उपापचय निष्क्रिय से मतलब है कि नॉर्मली ये तभी रिएक्शन शो करते हैं जब ये किसी कोशिकांग के अंदर होते हैं। जब तक ये कोशिकांग के अंदर नहीं होंगे तब तक इस हाइलोप्लाज्म के अंदर या ग्राउंड प्लाज्म के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंस रहते हैं। अब इनमें डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, जैसे ग्लूकोज का निर्माण यहाँ हो रहा है, ये यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंट प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर पदार्थों का पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन चल रहा है, यहाँ पाचन की प्रक्रिया हो रही है, यहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ प्रोटीन फॉर्मेशन चल रहा है, ये आपके सेल डिवीजन में तारक का मदद करेंगे। तो हर सेल ऑर्गेनेल की अपनी अलग एक्टिविटीज़ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको अच्छे से समझ लें, ठीक है। अब एक और ख़ास बात है, अगर हमने प्लांट सेल पढ़ी है तो एक होती है रस रिक्तिका, जिसे हम कहते हैं सैप वैक्यूल। क्या होती है? सैप वैक्यूल। हम इसे कहते हैं रस रिक्तिका। हम इसे यहाँ पढ़ना चाहते हैं, हालांकि इस पर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? सिंगल मेम्ब्रेन। और एनसीईआरटी ने इसका नाम भी दिया, जानते हो क्या? टोनोप्लास्ट इसकी मेम्ब्रेन का नाम है ना। ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। लेकिन जो रस रिक्तिका है उसे कोशिका का संग्रह कक्ष माना जाता है। इसे लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग स्ट्रक्चर माने जाती है। लिविंग क्यों है? क्योंकि इस पर चयनात्मक पारगम एक झिल्ली है जो टोनोप्लास्ट के नाम से जानी जाती है। सेलेक्टेड मटेरियल को ही वो वैक्यूल के अंदर या बाहर जाने की परमिशन देती है। लेकिन जो अंदर का हिस्सा है जिसे हम सेल सैप कहते हैं, इसे हम रस कहते हैं, कोशिका रस,
उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होती, इसलिए हम कहीं ना कहीं उसे नॉन लिविंग भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि लिविंग का मतलब है मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, ऑर्गेनेल का मतलब है कि उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर तो जल, खनिज और कुछ वर्णक जैसे एंथोसायनिन आदि का संग्रह होता है, वहाँ नॉर्मली उपापचय क्रियाएं नहीं होती हैं, इसलिए लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में वैक्यूल को सही पोजीशन दी जा सकती है और दी जाती है। ठीक है, तो हम इस डायग्राम को अच्छे से समझें। ये टेबल बड़े ही काम की है हमारे लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टडी है, सेगमेंट है इसके अंदर। ओके, अब हम यहाँ से कुछ खास आपके लिए फॉर्मूले बताते हैं जो हमारे काम आते हैं। जैसे हम बात करें कि हाइलोप्लाज्म क्या होगा, है ना, कुछ इम्पोर्टेंट स्टडी इसी हिस्से में की जाती है। जैसे हम बात करें कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म कोशिका का जीवित भाग। ठीक है, हम आगे भी प्रोटोप्लाज्म पर बात करेंगे। प्रोटोप्लास्ट क्या हुआ, इस प्रोटोप्लाज्म से अगर एक प्लांट सेल से अगर हम उसे आउटर वॉल को हटा दें तो प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा। अब जैसे हाइलोप्लाज्म क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्या हाइलोप्लाज्म, इसी को हम कहते हैं ग्राउंड प्लाज्म। तो हाइलोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल्स, ऐसे। अगर साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेल हटा दोगे तो हाइलोप्लाज्म बच जाएगा। अब जैसे साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के लिए कहा जा सकता है कि प्रोटोप्लास्ट माइनस क्या हुआ, -1 न्यूक्लियस। क्या, अगर हम प्रोटोप्लास्ट से न्यूक्लियस को माइनस करते हैं तो वो हो जाता है साइटोप्लाज्म। ओके, अब बात आती है कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, तो वो है राइबोसोम। इसे सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल हम कंसिडर करते हैं। अब जैसे केंद्रक से छोटा, स्मॉलेस्ट देन न्यूक्लियस इन प्लांट सेल, पादप कोशिका में केंद्रक से छोटा क्या होगा, तो वो होगा लवक। कौन होगा, लवक, मीन्स प्लास्टिड होगा। क्लियर। अब अगर एनिमल में आपसे यही पूछा जाए, प्लांट सेल की जगह एनिमल लिख दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में फिर माइटोकॉन्ड्रिया आपको लिखना होगा, है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक हैं और इनके बगैर हम अच्छे से स्टडी भी नहीं कर सकते, तो ये दिमाग में होना ही चाहिए। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि कौन झिल्ली युक्त है, कौन झिल्ली युक्त नहीं है, कौन प्रोकैरियोट में पाए जाएंगे, कौन प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो ये कुछ बातें हैं। यस, अब हम कुछ और अबाउट टू सेल स्टडी करते हैं।
ठीक है। अब जैसे यहाँ बात कर ली जाए कुछ माइक्रोस्कोप से संबंधित, तो कहा जाता है कोशिका का अध्ययन, एनसीईआरटी की लाइन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तथा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, कॉन्ट्रास्ट इसे याद रखना, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से की जाती है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से की जाते हैं। ऐसे यहीं पर हम बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोजा किसने था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसके द्वारा की गई? खोज की गई नॉल एंड रस्का, नॉल एंड रस्का, इन्होंने इसे स्टडी किया था। अच्छा, इसमें याद रखना जीवित कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन किससे करते हो? फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से होता है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप द्वारा होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बड़े काम के हैं। अब बात आती है, मैं कुछ स्टेन यहाँ पर आपको बता देता हूँ, कुछ अभिरंजक। एक बात और याद रखना है ना, क्या? जीव द्रव्य जो शब्द दिया था, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म शब्द एक साइंटिस्ट हुए हैं पुरकिंच ने प्रतिपादित किया। याद रखना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस लिहाज से ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख अभिरंजक, इन्हें याद रखना है, अभी से है, एनसीईआरटी की ज़रूरत है। स्टेन, स्टेन जैसे स्टेन सब्सटेंस, वो कौन सा सब्सटेंस होगा? पदार्थ जिससे कि अभिरंजित होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में जो है वो है जेनस ग्रीन बी, जेनस ग्रीन बी, हैं, जेनस ग्रीन बी। इससे स्टेन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। किसे स्टेन करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आता है कॉटन ब्लू, इससे स्टेन करते हैं फंगस को, फंजाई। फिर आता है एसीटोकार्मिन, इसकी ज़रूरत है एनसीईआरटी में। इससे करेंगे क्रोमैटिन, क्या?
क्रोमैटिन, या फिर याद रखना डीएनए को भी इससे स्टैन किया जाता है, अभिरंचित किया जाता है। अब यहाँ पर एक और याद रख लेते हैं हम लोग, सेफ्रेनिन, ये आपके बहुत काम आएगा। सेफ्रेनिन, सेफ्रेनिन एक लाल रंग का वर्णक होता है, कभी लेबोरेटरी में हम लोगों ने स्टडी किया हो तो ये लाल रंग का है। इससे हम स्टेन करते हैं एक तो जाइलम, कौन, जाइलम स्टेन होता है, इससे हमारी वुड स्टेन होती है, कास्ट, जिसे कास्ट कहते हैं, कास्ट, ये सब स्टेन किए जाते हैं। एक और होता है हीमेटॉक्सिलिन, क्या, एक याद और रखना, हीमेटॉक्सिलिन, इससे स्टेन करते हैं फ्लोएम को, किसे, फ्लोएम को स्टेन करते हैं। तो ये आप स्टेन हमेशा याद रखना, साइटोलॉजी में हमारे काम आएंगे, ठीक है। अब हम अगले सेगमेंट पर बात करते हैं कि सबसे छोटी सेल कौन सी है, कुछ स्पेशल पॉइंट हैं अबाउट टू सेल, तो वो क्या है। कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, पॉइंट्स, ठीक है, क्या, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, कोशिका, ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ना। सबसे छोटी कोशिका वो है माइकोप्लाज्मा, जानते हुए कितना है, 0.03 μm। इसी का एक फॉर्म है PPLO, इसका मतलब है प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा, टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा, इसका साइज है 0.1 μm। ये सबसे छोटी कोशिका। आगे बात है सबसे बड़ी जंतु कोशिका क्या है, तो ये है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, ऐसे सबसे बड़ा। अच्छा, सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है, ये है आपके लिए एसिटाबुलेरिया, कौन, बुलेरिया, कौन है ये एक ग्रीन एल्गी है, कौन है, ग्रीन एल्गी, ओके, तो ये ग्रीन एल्गी है, सबसे बड़ी प्लांट सेल है। अब है सबसे अधिक लंबी जंतु कोशिका कौन सी है, जंतु कोशिका, तो ये है तंत्रिका कोशिका, कौन सी, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, ये सबसे लंबी है। अब सबसे लंबी प्लांट सेल कौन सी है, पादप कोशिका, तो ये है बोहमेरिया के तंतु, बोहमेरिया के तंतु हैं, 55 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं, ऐसे काफ़ी लंबे हैं। अब बात आती है
फास्ट डिवाइडिंग प्लांट सेल, तेजी से विभाजित होने वाली पादप कोशिका, बताइए कोशिका कौन है? तो वो है मेरिस्टेम। कौन है? मेरिस्टेम। अगर जंतु में यही पूछा जाए तो वो है एपिथीलियम। उपकला कोशिका सबसे तेजी से डिवाइड होती है। कभी न विभाजित होने वाली कोशिका एनिमल्स के केस में पूछा जाए तो नर्व सेल, है ना। अब यहीं पर दो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है जीवाणु। एनसीईआरटी की लाइन है ये, कोशिका का आकार ये कितना है? ये है 3 to 5 म्यूएम, ठीक है, ये इतना होता है। इसके बाद में एक आरबीसी का आकार क्या है? साइज ऑफ ह्यूमन आरबीसी, मानव, तो ये है लगभग 7 म्यूएम। ये एनसीईआरटी की डिजिट है, इसलिए हमारे लिए ये बातें बहुत ही खास हो जाती हैं। क्लियर? अब इसके बाद में हम बात करते हैं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। इस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए, फिर ये लेक्चर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ें, कोशिका सिद्धांत बड़े काम का है। सेल थ्योरी, है ना। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे लिए सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। ऐसे तो कोशिका सिद्धांत को की व्याख्या करने वाला साइंटिस्ट कौन था? तो कह सकते हैं कि इसे स्लीडन तथा स्वान कब 1838 तथा स्वान 1839 के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये मतलब सेल थ्योरी का जो कंसेप्ट था वो स्लीडन 1838, स्वान 1839 ने प्रतिपादित किया। कहा जाता है कि जो स्लीडन थे उन्होंने खास तौर से प्लांट सेल की स्टडी की थी और ये बोला था कि प्लांट जो बॉडी है वो सेल से बनी है, और स्वान ने एनिमल की सेल में खास तौर से स्टडी की थी। इन्होंने ही कहा था कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ऑन प्लांट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स। पौधे में कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधे का विशिष्ट लक्षण है, और जंतुओं में जो बाहरी परत होती है वो वास्तव में बनी होती है मेम्ब्रेन से। तो ये साइंटिस्ट हैं। वास्तव में देखा जाए तो इन साइंटिस्ट ने ही सबसे पहले सेल के सही रूप में डेफिनेशन दी थी, सही रूप में एक्सप्लेनेशन दी थी कि आखिर एक सेल होती क्या है ना। तो कह सकते हैं कि स्लीडन ने पादप कोशिका का अध्ययन किया तथा बताया कि
पादप शरीर कोशिकाओं से बना है, कोशिकाओं से बना है, ऐसे। अच्छा, लगभग इसी समय स्वान ने जंतु कोशिका का अध्ययन किया। कोशिका अध्ययन किया। इनके कुछ खास कंसेप्ट थे, क्या थे? किया पौधों पर कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों का विशिष्ट लक्षण है। पौधों का विशिष्ट लक्षण है। पौधों का विशिष्ट लक्षण, ठीक है। जंतु कोशिका की बाहरी परत किससे बनी है? कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, ऐसे। स्वान ने ये बात कही कि सभी जीवों का जो पादप शरीर है वो कहीं ना कहीं कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना है ना। तो ये दोनों ही साइंटिस्ट का कंसेप्ट था। तो कहा जा सकता है कि स्वान के अनुसार ये बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट था। जीवों का शरीर, बॉडी सेल तथा हिंदी में कहें तो कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से बना है, ठीक है। स्वान के अनुसार जीवों का शरीर, बॉडी कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना है। जैसे हम लोग आगे डाइवर्सिटी में पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि जो जीवों की ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म बाय टू टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस एंड एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। तो ये दोनों शब्द एक्चुअली इनसे कनेक्ट हैं, इनसे जुड़े हुए हैं। मतलब जीवों में जो वृद्धि होती है वो प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस यानी कि कोशिका के अंदर जितना भी कंपोनेंट है और या फिर कोशिका के उत्पाद हैं, जैसे जो भी हमारे शरीर में घटक होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं, बॉडीज के बाद में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, है ना। प्लांट में एल्कलॉइड होते हैं, गोंद होते हैं। तो ये हैं किसके उत्पाद? ये सेल ने ही तो बनाए। तो ओवरऑल हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो दो चीज़ों से बनी है, एक सेल है और या फिर सेल से उत्पन्न विभिन्न घटक हैं, पदार्थ हैं। तो बॉडी दो चीज़ों से बनी है। जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग दो चीज़ों से बनी है, एक ईंट और ईंट के साथ में उसे जोड़ने के लिए जो सीमेंट और रेत का यूज होता है, उनसे पूरी बिल्डिंग बनी। तो ऐसे ही मान लो कि सेल यूनिट है वो और उसके जो उत्पाद उनसे मिलकर बना है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि ये दोनों ही साइंटिस्ट ये बात पर एग्री थे कि जीवों का जो शरीर है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बना है, कोशिका के उत्पादों से बना है। लेकिन दोनों ही साइंटिस्ट ये बात बताने में असफल रहे कि हाउ ए न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल, मतलब एक कोशिका से अन्य कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो इसे किसने एक्सप्लेन किया था? रुडोल्फ विर्चो। तो कह सकते हो रुडोल्फ विर्चो। कब आए? ये आए 1855, 1855। ने बताया कि नई कोशिका पहले से उपस्थित जीवित कोशिका से ही बनते हैं। जीवित कोशिका से ही बनती है। मतलब इसे यहाँ पर एक फ्रेम के फॉर्म में लिखा गया है, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है कि नई कोशिका, ईच लिविंग सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। पहले से अगर सेल मौजूद है तो ही हम एक नई सेल का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम आज चाहकर भी दोबारा डायनासोर का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नेचर में अब डायनासोर की सेल एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कोई लिविंग सेल कहीं भी पाई जाती है तो हम उससे नए जीव का निर्माण कर सकते हैं, वैसी ही सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, इस पर एक और कंसेप्ट है, कभी आपने पढ़ा हो तो जो लुईस पाश्चर थे उन्होंने भी ये बात कही थी कि जीवों की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीवों से ही होती है। जीवात जीवोत्पत्ति, लिविंग अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग। तो ये दोनों ही कंसेप्ट कहीं ना कहीं मैच करते हैं। तो ओमिनिस सेलुला ही सेलुला। तो इसका फाइनल स्वरूप क्या आता है? कोशिका सिद्धांत का फाइनल स्वरूप क्या है? फाइनल मतलब अंतिम स्वरूप क्या है वो? तो इन्होंने दो ही पॉइंट में बताया कि बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। तो सभी जीव कोशिका तथा कोशिका उत्पादों से बने हैं। कोशिका उत्पादों से बने हैं, ऐसे पहला कंसेप्ट। दूसरा, कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका से होता है। मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, रुडोल्फ विर्चो एक्चुअली इन्होंने पहले से उपस्थित सेल से ही नई सेल बनती है, इसे स्टडी करने के लिए मैडॉक का जायगोट स्टडी के लिए यूज किया था। इन्होंने एक तालाब या झील के जो साइड में उथला जो पानी होता है वहाँ से वाटर कलेक्ट किया था, और उस वाटर को जब माइक्रोस्कोप में स्टडी किया था तब उन्होंने देखा कि इसमें एक सेल है जो बार बार डिवाइड हो रही है। वो वास्तव में मैडॉक के जायगोट थे और वो पानी में मौजूद थे। वो डिवाइड होके एक लार्वा में कन्वर्ट यानी कि एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहे थे। तो उसी आधार पर इन्होंने कहा कि जीवित कोशिका का निर्माण
पहले से उपस्थित जीवित कोशिका से ही होता है, जीवित कोशिका से ही होता है। अब एक और बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस सेल थ्योरी पर, वो है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ये एक्सेप्शन क्या है? मतलब वो कंपोनेंट जो इन सभी एस्पेक्ट को फॉलो नहीं करते, वो एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन के नाम पर हम 3 पढ़ते हैं। सबसे पहला है वायरस, जिसे विषाणु कहते हैं, जिसने हमको परेशान कर रखा है रिसेंटली। आप सब इसे महसूस कर रहे हैं कि कोरोना ने किस तरीके से परेशान कर रखा। मैं एक राज की बात बता दूं आप लोगों को कि ये अगर सेल होता तो इसे कभी का कंट्रोल कर लिया जाता। अब इसमें सेल नहीं है, और सेल नहीं है तो इसे न तो हम जीवित मानते हैं और ना ही इसे अजीवित मानते हैं, और इस वजह से इस पर नॉर्मली एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं होते, इस पर सिर्फ वैक्सीन प्रभाव डालता है, और इसीलिए इसका कंट्रोल होना बड़ा ही मुश्किल का काम है। ठीक है, तो ये कोशिका सिद्धांत की अपवाद है। दूसरा सिद्धांत का अपवाद है प्रियॉन। कौन है? प्रियॉन। प्रियॉन एक्चुअली इन्फेक्शियस प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं, संक्रामक प्रोटीन। क्या? संक्रामक प्रोटीन। इसके लिए और थोड़ा सा बात करें तो इसे एससी प्रोटीन कहते हैं। प्रियूशनर ने स्टडी किया है, ये बातें हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसके लिए सरल भाषा में कह सकते हैं, सिर्फ प्रोटीन या संक्रामक प्रोटीन से निर्मित जीनोम रहित, इनमें जीनोम नहीं पाया जाता। जीनोम का मतलब है डीएनए या फिर आरएनए रहित। इनमें ना तो डीएनए होता है और ना ही आरएनए की प्रेजेंस होती है। अब एक और एक्सेप्शन है इसका, और वो एक्सेप्शन है वायरॉइड। कौन है? एक अदर एक्सेप्शन है, उसका नाम है वायरॉइड। वायरॉइड है ना, वीरॉइड बोलते हैं। याद रखना, ऑइड न्यूक्लियोइड है ना, कॉन्ड्रियोइड, वायरॉइड। कहा जाता है कि ये वायरस जैसा है बट नॉट ए वायरस, तो वायरॉइड। तो ये क्या है? यह भी अपवाद है, क्योंकि इनमें कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनमें नहीं है। तो कह सकते हैं यह सिर्फ एकल रज्जुकीय आरएनए से निर्मित, लेकिन प्रोटीन अनुपस्थित। इनमें प्रोटीन नहीं होती, सिर्फ आरएनए पाया जाता है। इनमें आरएनए होता है, प्रोटीन नहीं होती। इनमें सिर्फ प्रोटीन होती है, आरएनए डीएनए कुछ नहीं होता, और ये जीवित अजीवित दोनों के। तो ये 3 को खास तौर से कोशिका सिद्धांत का अपवाद कंसिडर किया जाता है। इनमें कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इवन आप आगे पढ़ोगे तो RH विटेकर 5 जगत वर्गीकरण, जिसमें उसने प्रकृति के सभी जीवों को एक निश्चित क्रम में जातिव्रत आधार पर, विकास क्रम के आधार पर वर्गीकृत किया था। उसने भी इन तीनों को अपने सिद्धांत उसमें क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये अकोशिकीय जीव हैं, इनमें कोई कोशिका नहीं है। ये सेल की जो कंसेप्ट है उन्हें फॉलो नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। आप घर पे बैठ के इनको अच्छे से पढ़ें और
अच्छे से इनको नोट भी करें, समझें, एनसीईआरटी में रीड करें, हमारे मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें ख़ास तौर से सॉल्व करें और इस स्टडी से क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। हम आगे इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, ख़ास तौर से जो अपने मॉड्यूल में हैं, जो आपके पास भी है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।